हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन और क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो चुका है। अब यहाँ पे समस्या बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये आ रही है कि कुछ नई एब्रीविएशन यूज़ की गई हैं इस बार रिज़ल्ट में, जैसे कि आरएल की बात करें, आरटी की बात करें, या फिर आपकी आरडब्ल्यू है, सी है और फिर ईआर है, पी है, एक्सेट्रा। और अगर हम बात करें, ये भी आपके में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इन सब का मीनिंग एक्चुअल में निकल के क्या आ रहा है और इससे आपकी परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ने वाले, आपकी मार्कशीट में क्या बदलाव इस बार देखे गए हैं, वो सारी बातें इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं। और क्या न्यू चेंजेस रहे हैं इस बार, वो सारी आपको इस वीडियो के बाद में क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही लेते हैं जो कि है आरएल। अब इसका मीनिंग क्या निकल के आता है। अब देखिए, ये न्यू एब्रीविएशन है, इस बार ली क्यों गई है उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। पहला है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के कारण आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले तो आपके जो एग्ज़ाम थे उनकी डेट पोस्टपोन हुई, कैंसिल हुए, बहुत सारी बातें, और आपका जो रिज़ल्ट है वो डिले हुआ। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट निकल के आए कि जो आपका रिज़ल्ट है वो जल्दबाजी में अनाउंस हुआ, कुछ एग्ज़ाम्स का रह गया, तो इस कारण आपके कुछ पेपर्स का आप देखोगे जो कैंसिल हुए। अप्रोक्सीमेट 400 स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आई है ऐसी। तो उनके जो एग्ज़ाम्स के हैं, जिस सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है आरएल, मीन्स उनका जो रिज़ल्ट है वो कुछ टाइम बाद अनाउंस होगा। ठीक है, जब न्यू गाइडलाइंस आएंगी सीबीएसई की ओर से तो आपका जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा आपको, और वो करेक्शन के साथ में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है आरटी। अब भैया ये क्या है, तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में मिनिमम मार्क्स स्कोर करना आवश्यक होता है, जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है सीबीएसई की। अगर बात करें आपकी मिनिमम क्राइटेरिया कितनी होती है, तो वो 33% से अबव होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इतना स्कोर नहीं करते हैं तो आप एक तरह से फेल हो जाते हैं और आपको दोबारा से अपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में ऐसा हाल होता है तो। ठीक है, तो ये इसका मीन्स है कि आपको थ्योरी में, अब यहाँ पे आरटी लिखा है यानी कि आपको थ्योरी में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपको दोबारा देना होगा। तो उसके लिए गाइडलाइंस इशू हो जाएंगी सीबीएसई की ओर से कि आपके एग्ज़ाम होंगे और किस प्रकार से होंगे और किस प्रकार से आपके चेंजेस किए जाएंगे। तो इसका अपडेट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है आपका आरडब्ल्यू। अब ये भी एक नई टर्म है और इसका मीनिंग है रिजल्ट विद हेल्ड। अब देखो, यहाँ पे इसकी बजाय या इसकी हम कहें तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि आप सभी को पता है कोविड-19 के कारण रिज़ल्ट में बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहला तो जल्दबाजी में अनाउंस हुआ, आपके टेक्निकल एरर बहुत सारे आए हैं, और भी कई बातें हैं, आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इसका रीज़न है टेक्निकल एरर। दूसरा, जो कि अमूमन केसेस में हो सकता है और हर साल देखा भी जाता है कि डिस्प्यूट हो गया या फिर अनफेयरमेंट केस। ठीक है, जैसे कि वो चीटिंग वगैरह या फिर कोई और इशू जिस कारण आपका जो रिज़ल्ट है वो रोक दिया गया है। ठीक है, या फिर क्लियरिटी नहीं मिली, जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल के जरिए नहीं, आप खुद से सेल्फली जो अपने सब्जेक्ट का डाटा है या फिर कुछ और, तो वो सबमिट करते हैं, तो आपको यहाँ पे आरडब्ल्यू लिखा आता है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन आपको जल्दी मिल जाएगी और इसके रिगार्डिंग भी सीबीएसई जल्दी से अपडेट देगा आपको। जो आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा उसमें ये सारी बातें मेंशन होंगी और क्लियरली आपको ये सारे डाटा जितने भी टर्म्स हैं वो हटा दी जाएंगी। अब यहाँ से बात आती है ये वाली टर्म सी और COMP। ठीक है, यानी इसका मीनिंग तो आप सभी को पता है, कंपार्टमेंट होता है। अब इसको देखो, कंपार्टमेंट एक्चुअल में आती क्यों है और इसका यूजबिलिटी या फिर इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके 5 मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उनमें से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, एक मिनिमम क्राइटेरिया उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, तो आपके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको दोबारा से एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में आप क्वालिफाई कर पाते हैं। अब एक नई टर्म जो कि इस साल देखने को मिली है, एक और नई टर्म है जो कि है 4x। ठीक है, अब इसका जो देखा गया है वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट के लिए ही है, इसका कोई और मीनिंग नहीं है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप इम्प्रूवमेंट के छात्र हैं और इम्प्रूवमेंट के जितने स्टूडेंट हैं उन्हीं के में ये लिखा हुआ है, जो प्राइवेट कैंडिडेट एज ए कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है जो कि एक और न्यू टर्म है, इस बार इंट्रोड्यूस की गई है सीबीएसई के रिज़ल्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ ER। ठीक है, एसेंशियल रिपीट।
अब इसेंशियल रिपीट की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले जो टर्म यूज़ की जाती थी वो यूज़ की जाती फेल, ठीक है, कि आप भैया क्वालिफाई नहीं कर पाए 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में, ठीक है, आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया थी उसको अचीव नहीं कर पाए, मिनिमम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, जिसके कारण आप फेल हो गए। अब इस टर्म से स्टूडेंट के दिमाग पे एक इम्पैक्ट जाता कि हम फेल हो चुके हैं, हमने अचीव नहीं कर पाए, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है जिसके कारण वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिग्रेड और कमज़ोर मानना शुरुआत कर देता था। इसलिए इस पॉलिसी को चेंज किया गया, इस वर्ड की जगह पे ER को रिप्लेस किया गया। अब इसका ये मीनिंग है, अब इससे बच्चा मेंटल प्रेशर नहीं पड़ेगा। एक तरह से एसेंशियल रिपीट उतना, जैसे फेल की बात करें तो थोड़ा बेकार सा वर्ड लगता है और टेंशन क्रिएट कर देता है स्टूडेंट के माइंड पर, लेकिन एसेंशियल रिपीट आपको इतना टेंशन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप मिनिमम क्राइटेरिया है उसे अचीव नहीं कर पाए, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी CBSE की ओर से कि अब आपके एग्जामिनेशन कब होंगे। तो जैसे ही अपडेट मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हुई होंगी, जो कि आपकी RL है, ठीक है, RT, RW, C, ER और P। अब देखो यहाँ पे P टर्म रह गई। अब देखो P का मीनिंग जो है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं है, ये फिज़िकल के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिज़िकल एजुकेशन अमूमन उन्हीं में देखा जाता है, बट इसका ऐसा कोई रोल नहीं है, ये हट जाएगा जब आपका एक्चुअल में रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये सब बातें थी इसकी रिगार्डिंग। अब बात बचती है इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए, उसके रिगार्डिंग मैं सेकंड वीडियो में बात कर दूंगा कि उनको अब आगे क्या करना है। प्रैक्टिकल के मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है बच्चों में, और मैं इसकी रिगार्डिंग अमूमन अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपकी जो क्वायरी है वो CBSE तक पहुँचाऊँ और पूरा एक रिज़ल्ट जो फॉर्म में, क्योंकि अभी तक एक्चुअल बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, जितना डाटा मेरे पास तो उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया, बट मैं CBSE से और टीचर्स हैं जो रिज़ल्ट मैनेजमेंट में, उन सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उनसे पूरा डाटा पूछ रहा हूँ। अभी तक यहाँ पर 2 बातें क्लियर हुई हैं कि आपका रिज़ल्ट या तो आपका टेक्निकल एरर हुआ है या आपका रिज़ल्ट छड़ा नहीं है जो प्रैक्टिकल का है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में जल्दी ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को यार लाइक कर देना और सभी स्टूडेंट तक शेयर कर देना, ताकि और भी बच्चों की जो क्वायरीज़ हैं वो यार सॉल्व हो जाएं, ठीक है। हमारा उद्देश्य है आप सभी की जितनी भी क्वायरीज़ हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियोज़ को देख पाएँ। और कोई भी क्वायरीज होती है आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल ID पर। और गाइस, कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ये हमारी यूज़र नेम है JN सिंह सर, ठीक है, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे और काफ़ी सारी बुक्स के PDF भी हमने अपलोड किए हैं, तो आप वहां से देख पाएंगे, ठीक है। तो ये थी अपडेट, और कोई भी क्वायरीज होती हैं आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप मेल कर दीजिए, इंस्टा पर DM कर दीजिए। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, बस इतना सा कार्य आपको करना है और कुछ नहीं करना। जितनी भी क्वायरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी जल्द से जल्द उन क्वायरीज को समझेंगे और उनका आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।